स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की पर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का इतिहास। इतिहास में पहले अध्याय का जो नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसा कि हम जानते हैं यूरोप एक देश है, उसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसा, यही हमें पढ़ना है। यूरोप आप यहाँ हम देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। यहाँ राष्ट्रवाद क्या है यही देखते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है उसके मन में राष्ट्र के प्रति कोई प्रेम की भावना यदि उत्पन्न होता है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अब हमने राष्ट्रवाद पढ़ लिया, अब हम आगे देखेंगे राष्ट्र क्या है। यहाँ राष्ट्र हमें देखना, राष्ट्र क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर देखें राष्ट्र क्या है। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। समान भाषा नस्ल से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। जो एक राष्ट्र जो होता है लंबे प्रयास और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। 18वीं सदी में कई देश जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिसका अपना एक स्वतंत्र शासक होता था। दोस्तों, आज से 100 साल पहले मतलब जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड आदि इस रूप में नहीं थे, मतलब कि ऐसे विकसित राज्य नहीं थे जिन्हें आज हम इतने बहुत उस तरीके से देखते हैं, ऐसे नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, ये छोटे छोटे गुटों में विभाजित थे। गुट यानी राज्यों में ही विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था, जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक होता था। वहाँ कोई एक ही शासक होता था जिसके कहने पर पूरा राष्ट्र चलता था, देश चलता था। दोस्तों, पूरा देश चलता था। यहाँ पर हम देखते हैं 1804 की नेपोलियन संहिता। अब 1804 की नेपोलियन संहिता में हम देखेंगे यह कब लागू हुआ था, इसका क्या हुआ था, इसमें यही देखना है हमको। तो देखिए दोस्तों, इसे 1804 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था नेपोलियन संहिता को? 1804 में। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने जन्म पर जैसे राजा थे उन्हें उनके बच्चे को जन्म से ही कुछ अधिकार जो प्राप्त होते थे उन्हें समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, इसने न्याय के समक्ष समानता स्थापित ना करके किया भी, और संपत्ति के आधार को भी सुरक्षित कर दिया। जिसका जो धन है वो लेगा, यही इसने इतना अच्छा काम किया। दोस्तों, अभी हम देखेंगे वियना कांग्रेस। हमारा दूसरा रंग वियना कांग्रेस। 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए थे। दोस्तों, ये प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया थे, इन्होंने नेपोलियन को हराया था। अब आगे हम देखते हैं नेपोलियन कौन था, आगे देखेंगे। तो देखिए, ये जो होते यहाँ वियना में इकट्ठा होते और इनकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक को रखा गया। हमारा क्वेश्चन बनता है वियना में इकट्ठे कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसे रखा गया था? तो यहाँ हमारा चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी, किसने किया था? तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब यहाँ देखते हैं नेपोलियन कौन था। नेपोलियन कौन था ये हम देखेंगे। नेपोलियन एक महान सम्राट था। दोस्तों, नेपोलियन एक महान सम्राट था, एक राजा था नेपोलियन, जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। उसने अपने कितने अच्छे अच्छे कार्य उसने पूरे यूरोप के ही प्रभावित कर दिया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया। अब उसने अपनी योग्यता के बल पर ही अब हमारा क्वेश्चन था 24 वर्ष की आयु में कौन सेनापति बन गया था? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा नेपोलियन। दोस्तों, उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली, जिसने फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। उसने फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और लोकप्रियता हासिल कर ली और उनके मन में लोकप्रिय हो गया और आगे चलकर वो फ्रांस का शासक बन गया। दोस्तों, अब यहाँ हम देखते हैं उदारवाद क्या है। उदारवाद क्या है यह देखना हमको। उदारवाद यानी लाइबरलिज्म शब्द लातिनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है। ये उदारवाद
जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। दोस्तों यदि कोई पूछे उदारवाद का अर्थ क्या है, तो यहाँ हम स्वतंत्रता ही लिखेंगे। नए मध्यम वर्ग के उदारवाद का अभिप्राय था। जो नए मतलब मध्यम वर्ग के लोग थे, हमने फ्रांसीसी क्रांति में क्लास 9th में पढ़ा होगा। मध्यम वर्ग के लोग जैसे कि ये छोटे छोटे किसान, जमींदार, ये सब पौड़ी यानी साधु संत समझ लीजिए। व्यक्ति की आज़ादी का व कानून का समानता, व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता, इसका इन्होंने मध्यम वर्ग के लोग उदारवाद का अर्थ यही बता रहे थे। अभी हम देखते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी हम देखते हैं एक ऐसा राजनीति दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता हो, ये रूढ़िवादी होता है। जो राजनीतिक पर, दर्शन पर, परंपरा पर, स्थापित संस्थानों पर और पौराणिक पुराने परंपराओं पर और रिवाजों पर बल देता हो। जैसे कोई वो कर रहा है तो पुराने ही उसको देखकर नियम के अनुसार ही कार्य करेगा। ये हमारा होता है रूढ़िवादी। अब यहाँ देखते हैं कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग हम देखते हैं कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में क्या होता है, ये जमीन के मालिक थे। कुलीन वर्ग वाले जो थे ये जमीन के जमींदार होते थे। यह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था कुलीन वर्ग। तो यहाँ और अगला हेडिंग हमारा निरंकुशवाद। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता था, उसे निरंकुशवाद कहा जाता था। सरकार या शासन व्यवस्था पर जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता था, उसे निरंकुशवाद कहा जाता था। मतलब ये मनमानी सरकार थी अपनी, कोई इस पर निरंकुश नहीं लगा सकता था, जो करेगी वही मानना है। यहाँ हम अगला देखते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है, ये हमें पढ़ना है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता था। यह है जनमत संग्रह। मतलब कोई प्रस्ताव आया है तो हम जनता से पूछेंगे कि आपको मंजूर है या नहीं, या अर्थात स्वीकार है या नहीं। तो यही है जनमत संग्रह, इसे ही जनमत संग्रह कहते हैं। दोस्तों यूटोपिया यानी कल्पनादर्श, इसे हम कल्पनादर्श भी कहते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ऐसा कल्पना जो इतना आदर्श है, ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है, इतना महान है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। उसका साकार होना लगभग इतना असंभव है, ये साकार होना इसका असंभव है। ये होता है यूटोपिया। ये ऐसी कल्पना है जिसका साकार होना संभव है। यहाँ देखेंगे रोमानीवाद। रोमानीवाद देखते हैं रोमानीवाद में क्या है। एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन या एक सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। ये जो है हमारा रोमानीवाद, एक खास तरह राष्ट्रीयवाद भावना का विकास करना चाहता है। दोस्तों ये विकास करना चाहता है। हमारा अगला हेडिंग है नारीवाद स्त्री। पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। नारीवाद स्त्री पुरुष के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक यानी समाज, आर्थिक यानी धन एवं राजनीति मतलब राज्य समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध नारीवाद है। मतलब कि सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार को देखते हुए जो उनकी भलाई की जो बोध करता है वही नारीवाद है। अब यहाँ हम देखते हैं अगला हेडिंग है हमारा अगला हेडिंग है जुंकर्स। जुंकर्स क्या है ये हम देखेंगे। जुंकर्स परसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसे बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, यही है जुंकर्स। परसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है ये, इसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल होते हैं। मतलब बड़े बड़े वर्ग के जो लोग हैं, बड़े उच्च लोग हैं, वही शामिल होते हैं जुंकर्स में। जुंकर्स में यही शामिल होते हैं। दोस्तों अब यूरोप में राष्ट्रवाद यही देख लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है।
यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से ही होती है दोस्तों। जो यूरोप में राष्ट्रवाद की वो होती है फ्रांस से ही होती है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा ऐड आ गया था जिसे हम वहाँ थोड़ा सा पढ़ पाए। हमने वहाँ देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत कहाँ से होता, तो हमारा क्वेश्चन होगा, प्रश्न उत्तर होगा फ्रांस से। अब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि मतलब आ जाता है तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद लाने की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इसने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त किया। ये फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त किया, मतलब कि मनमानी शासक का और प्रभुसत्ता नागरिक को सौंपी, और उसका प्रभुसत्ता मतलब कि राज्य को मतलब जनता के हिसाब से चलने पर सौंप दिया कि यही अब जनता निर्णय करेगी कौन यहाँ का शासक होगा, कौन क्या होगा। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा होता था। निरंकुश राजा हमने आगे पढ़ा निरंकुश क्या है, जिसमें उसके मतलब कि क्या कहते हैं, उस पर कोई उसके कार्यों पर कोई अंकुश ना लगे, उसे निरंकुश कहते हैं। निरंकुश राजा यानी ये राजा जो था, ये जो भी कुछ करता था उसे जनता को मानना पड़ता था। यही होता निरंकुश राजा का शासन था दोस्तों। अगला पढ़ेंगे, सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए क्या कदम थे। हमारा क्वेश्चन भी यहाँ बनता है, पेपर में बोर्ड में आ सकता है। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम, मतलब किस तरह से, इनके क्या नियम थे, यही देखेंगे। पेपर में आ भी सकता है ये। तो यहाँ हम पहला है पॉइंट में ही लिखेंगे। पेपर में पॉइंट में ही लिखना चाहिए कोई चीज़, ताकि हमें अच्छे लगे और जो एग्जामर होता है उसे भी अच्छा लगे। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना जाता था दोस्तों। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना जाता था गया है, जो उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। तो जो मतलब प्रत्येक राज्य थे वहाँ से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। हमने क्लास 9 में पढ़ा था। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। कब, यहाँ हम देखेंगे कब घोषित कर दिया था, ये नहीं पता है। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था, आगे देखेंगे आएगा। तो एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हुआ। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया जिसके समान कानून, सभी के लिए एक कानून बनाए गए और उन्हें अनुभव हुआ कि हमारे लिए भी एक, जो छोटे थे बड़े थे कुलीन वर्ग थे, ये सब के लिए एक ही कानून बनाया गया। आंतरिक आयात निर्यात, आयात माने आना, निर्यात माने भेजाना। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। आंतरिक जो सीमा शुल्क भी समाप्त कर दिया, यानी जो छोटे लोग थे उन्हें जो आयात निर्यात पर ये पैसे टैक्स देने पड़ते थे वो भी समाप्त कर दिया। और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई दोस्तों। अभी हम देखते हैं अगला बिंदु, स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया। समर्थन के रूप में मतलब स्कूल के कॉलेज के छात्रों द्वारा समर्थन के क्लब का गठन किया, जिनका नाम दिया गया है जैकोबिन क्लब। यहाँ हम 9th में पढ़े थे जैकोबिन क्लब। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिया गया, जिसे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। फ्रांस को आर्मी ने समर्थन के तौर पर विदेशी क्षेत्र में भेज दिया। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिया इसे जैकोबिन क्लब को, जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। लोगों में वो उठने लगा, राष्ट्रवाद उठने लगा और उस पर मतलब कि आंदोलन चलाने के लिए वो हो गए और नाराज हो गए। यहाँ हमारा एक क्वेश्चन बनता था कि समर्थन के क्लब था, मतलब छात्र जो समर्थन के क्लब का गठन किया गया उसका नाम क्या रखा गया। तो यहाँ हमारा आंसर होगा जैकोबिन क्लब। अब दोस्तों अब हम यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, हम आगे बाद में पढ़ेंगे।
और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मैं ऐसे ही हिस्ट्री और सामाजिक विज्ञान ये सब भूगोल वूगोल पढ़ाता रहूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना।